गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीएस सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए आज हम उनका प्रमुख एक सिद्धांत जिसका नाम है वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। देखिए, मार्क्स के द्वारा ये जो अपनी वर्ग संघर्ष की जो धारणा है, ये उन्होंने ऑगस्टीन थोर से अपनाई थी या उनसे इस विचार को धारण किया था या वहाँ से अपनाया था। ठीक है। और इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन जो साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब तक का समस्त सामाजिक जीवन का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मतलब आज तक का एट प्रेजेंट जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, जो भी हमारा हिस्ट्री में हमारी जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन का जो इतिहास है, उसमें हमें क्या दिखता है? केवल और केवल वर्ग संघर्ष। कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर है दूसरा गरीब है, एक बुर्जुआ है दूसरा सर्वहारा है। नाम एक ही है, अलग अलग नाम है लेकिन मीनिंग सबकी एक है। एक बात समझ में? इसलिए कहते हैं कि आज तक का जो भी सामाजिक जीवन का इतिहास है वो पूरी तरह से वर्ग संघर्ष का इतिहास है और कुछ नहीं है। अब देखिए, वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो या फिर उनके साधारण हित एक जैसे हो। अभी आपके सामने एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि वर्ग होता क्या है? ध्यान रखना, ये जाति व्यवस्था से, धर्म से जो बात नहीं हो रही है। वर्ग का यहाँ पर तात्पर्य यह है, या वर्ग उस समूह को कहते हैं या ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो किसी उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से जुड़े हो, जो कोई काम करते हो, पर्टिकुलर कोई काम करते हो, उत्पादन की किसी प्रक्रिया से जुड़े हुए हो या फिर उस प्रक्रिया से जुड़े हुए जिनके साधारण हित एक समान हो। उनके जो साधारण हित वो एक समान हो, तो ऐसे जो जुड़े हुए होते हैं उनको वर्ग कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको वर्ग के आधार पर किसी जाति, समुदाय, संगठन या फिर धर्म के आधार पर ऐसे कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी पिछली कक्षाओं में स्पष्ट किया है कि मार्क्स है वो इस प्रकार के किसी प्रकार के जाति समूह में या फिर यूँ कहें कि धर्म में ऐसे में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। यहाँ पर वर्ग संघर्ष की बात को स्पष्ट किया है कि ये उस समूह को कहा गया मतलब उसके बारे में कहा गया है कि उत्पादन के किसी विशेष प्रक्रिया से जुड़े हो या फिर उस उत्पादन की विशेष प्रक्रिया के साथ साथ उनके साधारण हित एक समान हो, वो वर्ग के रूप में जाना जाता है। मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है। ध्यान रखना, एक एक बिंदु, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद आसान है, अच्छे से समझ में आएगा। आप समझिए, मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, क्लास स्ट्रगल का जो थ्योरी है, वो क्या कहते हैं कि समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्ग होते हैं। मार्क्स ये मानकर चलता है कि समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्ग होते हैं। ठीक है, उत्पादन और वितरण, ध्यान रखना, उस पर आधारित दो वर्ग होते हैं जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। अब ये दो वर्ग होते हैं, इनके हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं, अर्थात दोनों के जो इंटरेस्ट होते हैं, हित होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विरोधी होते हैं। समाज का एक वर्ग उत्पादन के साधनों जैसे भूमि है, पूंजी है, उन पर पूरा अधिकार रखता है। अब जो वर्ग है ना, जो उत्पादन और वितरण की जो प्रक्रिया में दो वर्ग है, अब उनका एक एक का स्पष्ट करते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं कि जो समाज का एक वर्ग, कौन सा वर्ग? एक वर्ग वो होता है जो उत्पादन के साधन, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उन पर, भूमि पर, पूंजी पर, सब पर अपना अधिकार रखता है। तो ऐसे वर्ग को क्या कहेंगे? जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहेंगे। यही बात समझ में?
जमींदार वर्ग की बोलिए या पूंजीपति वर्ग बोलिए, क्योंकि उनके पास भूमि, पूंजी, उत्पादन के साधन सब पर उसका नियंत्रण होता है। एक वर्ग तो ये हो गया। अब दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरा वर्ग इन पर आश्रित रहने वाला। किन पर? पहले वर्ग पर आश्रित रहने वाला। पहले वर्ग पर आश्रित रहने वाला मतलब उत्पादन के साधनों पर, भूमि पर, पूंजी पर आश्रित रहने वाला और घोर परिश्रम किए हुए दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है। मतलब जबरदस्त तरीके से परिश्रम करता है, लेकिन उस परिश्रम का लाभ कौन सा? वो पहले वाला वर्ग उठा लेता है। ऐसे से जो शोषण का होता है वो यानी श्रमिक वर्ग कहलाता है। कौन सा? दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग, अर्थात जो शोषण का शिकार होता है। आई बात समझ में? जिनके पास कोई साधन नहीं होते, कोई शक्ति नहीं होती, कोई पूंजी नहीं होती है, कुछ भी संपत्ति नहीं होती है, केवल पहले वर्ग पर आश्रित होता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, घोर परिश्रम करता है, शोषण का शिकार होता है, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। यह वर्ग पर्याप्त परिश्रम के बाद भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता है। इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसको उसके परिश्रम की पूरी मेहनत करने के बाद भी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, अनिवार्य आवश्यकता होती है, उनको पूरी नहीं कर पाता है और निरंतर उसका शोषण होता रहता है। इसलिए पहला वर्ग शोषक वर्ग और दूसरा वर्ग शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वो कहलाता है जो पूंजीपति हैं, अमीर हैं, बुर्जुआ हैं, जो साधन संपन्न हैं, शक्ति संपन्न हैं, जो दूसरों का शोषण करते हैं, ये कहलाता है शोषक वर्ग। दूसरा वर्ग शोषित वर्ग, जिसका शोषण होता है वो कहलाता है शोषित वर्ग। जो न तो भूमि है, न संपत्ति है, न उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, शक्तिहीन, साधनहीन, वो कहलाता है शोषित वर्ग। इसको हम सर्वहारा कह सकते हैं, श्रमिक मजदूर वर्ग भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? मैं मानता हूं कि आपको दोनों वर्ग के संबंध में अच्छी जानकारी मिल गई है। अब देखिए, अब ये कहते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों वर्ग हो गए, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। अब इनको अलग अलग नाम से भले पुकारे, भले बुर्जुआ बोले, पूंजीपति बोले, अमीर बोले, या फिर सर्वहारा बोले, श्रमिक बोले या मजदूर बोले, ठीक है। ये अलग अलग दोनों मतलब ये जो वर्ग है इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। तो देखिए, अब पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी दोनों के जो हित होते हैं वो परस्पर विरोधी हित है। जरूरत दोनों को है। मालिक को, पूंजीपति को अपने कारखाने में काम करवाने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ेगी और मजदूर को काम करने के लिए इन बड़े बड़े मालिकों के पास जाना पड़ेगा, वहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी। जरूरत तो दोनों को है, पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, फिर भी दोनों के जो हित है वो परस्पर विरोधी है। दोनों के जो हित है वो क्या है? परस्पर विरोधी है। अब पूंजीपति क्या कहते हैं? पूंजीपति ये सोचता है मैं कम से कम मजदूरी दूं, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। मजदूरों को मैं कम से कम उसको मजदूरी दूं और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और मजदूर है वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है, मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी लेना चाहता है, वो भी अपनी स्थिति सुधारना चाहता है, अपनी आवश्यकता पूरी करना चाहता है। अतः हितों में विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ होता है। मजदूर ज़्यादा मजदूरी लेना चाहता है और मालिक है वो कम से कम मजदूरी देना चाहता है और वो कम से कम मजदूरी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवाना चाहता है। तो दोनों के हित विपरीत हुए, एक दूसरे के जरूरत होते हुए भी दोनों के हित बिल्कुल क्या है? विपरीत है, ठीक है। अतः इस हितों के विरोध के कारण क्या होता है? दोनों में संघर्ष प्रारंभ होता है, दोनों के मध्य एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, संघर्ष होता है और यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है। क्या है? वर्ग संघर्ष की यही बुनियाद है। पूछते हैं कि आखिर वर्ग संघर्ष क्या है? बस दोनों वर्ग के मध्य संघर्ष पैदा होना, दोनों के एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी दोनों के हित विपरीत हैं। मालिक कम से कम मजदूरी देना चाहता है और उस कम से कम मजदूरी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवाना चाहता है, मजदूर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी प्राप्त करना चाहता है। तो इस वजह से दोनों के हित विपरीत होते हुए दोनों में संघर्ष आरंभ होता है और यही से वर्ग संघर्ष की बुनियाद शुरू होती है। इसलिए मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति और दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति और दस्तकार, उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित,
नितांत एक दूसरे का विरोध करते हुए भी अनवरत कभी लुक छिपकर कभी कभार खुलकर संघर्ष चलाते रहते हैं। इस संघर्ष की परिणति या तो समाज में क्रांतिकारी पुनर्निर्माण या संघर्ष होने वाले वर्गों के सर्वनाश में हुई है। इस कथन में ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज तक हम देखते हैं ना कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और दूसरा दास, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अमीर और गरीब एक दूसरे के विपरीत हैं। भूस्वामी और भूदास एक दूसरे के विपरीत है। श्रेणीपति दस्तकार एक दूसरे के विपरीत है। उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इनमें परस्पर क्या है, संघर्ष होते रहे हैं और इस संघर्ष की परिणति समाज में क्रांति आती है और क्रांति के फलस्वरूप समाज का पुनर्निर्माण होता है। और संघर्ष करने वाले जो वर्ग होते हैं उनमें जो संघर्ष जो इस प्रकार का शोषण करता है उसका हमेशा सर्वनाश हुआ है। ये मार्क्स और एंजल्स इस बात को स्पष्ट करते हैं। आई बात समझ में? ये आपको अच्छे ढंग से समझना है। अब देखिए, अब जब संघर्ष प्रारंभ होता है तब क्या होता है आगे देखिए। वर्ग संघर्ष की धारणा कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की भावना को व्यक्त करता है। अब ये मार्क्स यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि वर्ग संघर्ष है ना, ये जो क्लास स्ट्रगल जो हो रहा है, अब इसी में इससे ही पूंजीवाद का सर्वनाश होगा, पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। पूंजीवाद का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ये अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि इसी के साथ वर्ग संघर्ष की धारणा है ना, इसी के साथ पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। उसके अनुसार, मतलब मार्क्स के अनुसार, पूंजीवादी अवस्था में ही स्वयं अपने विनाश के बीज नहीं थे। मार्क्स तो स्पष्ट कहते हैं कि ये तो अच्छा है। क्या अच्छा है? कि पूंजीवादी अवस्था है ना, इसमें ही उसके विनाश के बीज निहित हैं। यानी पूंजीवादी व्यवस्था या अवस्था में ही उसकी विनाश, इसका पूंजीवाद का विनाश के बीज इसमें निहित हैं। कैसे देखिए आप कि पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, सबको पता है। पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में विश्वास करते हैं और जिसका परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। अब उस धन उत्पादन से जो धन की प्राप्ति होगी उस सब में बांटी थोड़ी जाएगी, वो तो पूंजीपति के हाथों में जाएगी। तो सब कुछ धन किसके हाथों में एकत्रित होता है? पूंजीपति के हाथों में एकत्रित होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या है वो निरंतर कम होती जाएगी, लेकिन मजदूरों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनका शोषण है, कम मजदूरी है, तो फिर उनके तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये बढ़ती 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 इनकी खूब सारी संख्या हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं मजदूर या सर्वहारा वर्ग की संख्या बढ़ती जाएगी। और जो धन है वो सीमित लोगों के पास, इनकी पूंजीपतियों की संख्या कम होगी या सीमित होगी, श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होगी। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक स्थान पर अनेक उद्योग स्थापित करने में विश्वास करते हैं। अब पूंजीपति है ना, हमेशा ये देखता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए काम करता है कि मुझे यहाँ पर भूमि भी है, यहाँ पे बिजली भी है, यहाँ पे जो भी संसाधन जो प्राकृतिक तौर पे जैसे बंदरगाह तक पहुँचना, रेल यातायात, जो भी ऊर्जा, जो भी उसकी जरूरत होती है, सब उस स्थान पर वो अपने उद्योग केंद्रित करता है। तो सिंपल सी बात है कि पूंजीपति अपने आर्थिक लाभ के कारण वो एक स्थान पर सब उद्योगों को स्थापित करने में विश्वास करते हैं। इससे श्रमिकों में क्या होगा? वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होगा कि जब एक ही स्थान पर बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग होंगे तो उस स्थान पर उस उद्योगों में काम करने वाले मजदूर भी ज़्यादा होंगे। तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा होने से मजदूरों में क्या होगी? वर्गीय चेतना का विस्तार बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उनमें एकता उत्पन्न होगी और इसके आधार पर भी पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे कि सब मजदूर एक हो जाएंगे और फिर उसका पूंजीपतियों को जबरदस्त तरीके से वो मुकाबला करने में सफल हो पाएंगे। फिर इसके अतिरिक्त उद्योगों में जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के कारण खपत से दूसरे देशों के बाजारों में उसकी खोज जाती है। मतलब आप समझते हैं कि जो भी उद्योग हैं उन उद्योगों में जो उत्पादन होता है, उत्पादन ज़्यादा होने से फिर उत्पादन कहाँ, उसकी डिलीवरी कहाँ करवाए, उसकी खपत कहाँ करवाए। खपत करने के लिए नए बाजारों की खोज होती है। ठीक है, नए बाजारों की खोज होती है तो आप समझते हैं कि विकसित पूंजीवादी देशों में पूंजीपति दूसरे देशों पर भी पूंजी लगाते हैं और इस प्रकार पूंजीवाद है वो विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेते हैं। मतलब हमेशा वो पूंजीपति ये सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए किस प्रकार से क्या सकता हूँ, तो फिर वो अपना उत्पादन और उत्पादन का जो वितरण है उसको बढ़ाने के लिए विश्वव्यापी हर देश में जाते हैं, हर देश में उद्योग स्थापित करते हैं, हर देश में यही प्रवृत्ति चलती रहती है। तो ये सब धीरे धीरे ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था में बार बार आर्थिक संकट आते रहते हैं जिससे पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित होती रहती है, डावाडोल होती रहती है।
सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचार के पीड़ित होते हैं। अब जहाँ भी देखेंगे पूंजीवाद का रूप तो एक समान है, पूंजीवाद का जो रूप है वो एक समान है, तो हर जगह मजदूरों का तो शोषण होता है। यहाँ है कि अमेरिका में है कि ब्रिटेन में है कि फ्रांस में है कि जर्मनी है कि कहीं पर भी है, मजदूरों का तो शोषण हो रहा है। ये तो हर देश में सिंपल सी बात है पूंजीवादी व्यवस्था में। तो ये कहते हैं कि जब मजदूरों का तो समान रूप से शोषण और अत्याचार पूरी तरह से पीड़ित हो रहा है, अतः ये कहते हैं कि श्रमिक आंदोलन अधिक संगठित हो सकते हैं, श्रमिक आंदोलन है वो अधिक रूप से संगठित हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर सकते हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय रूप इस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं कि सब मजदूरों की दशा एक समान है, स्थिति एक समान है, इसलिए सबके हित एक समान हो गए, इसलिए वो बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेते हैं। पूंजीवाद इस संगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता। जब सब देशों के मजदूर संगठन एक होकर एक साथ इन पूंजीपतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, तो उसके सामने ये जो पूंजीवादी हैं ये पूंजीपति लोग टिक नहीं पाएंगे और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश के बीच या विनाश के कारण ही पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। पूंजीवाद खत्म हो जाता है, पूंजीपति लोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत फिर क्या होगा, सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित कर लेंगे। मतलब पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग हैं जो सत्ता का संचालन करते हैं उनसे सत्ता छीन लेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, सर्वहारा वर्ग का क्या अधिनायकत्व स्थापित होगा। आई बात समझ में? यह है मार्क्स का वर्ग संघर्ष अर्थात क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत। आई बात समझ में कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शक्तिशाली एक शक्तिहीन, एक साधन संपन्न एक साधनहीन। आई बात समझ में? बुर्जुआ सर्वहारा, पूंजीपति श्रमिक, अमीर गरीब, ये जो दो वर्ग होते हैं दोनों वर्गों के हित होते हैं एक दूसरे के विपरीत हित होते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं और इस शोषण की परिणति ऐसे होती है कि ये जो पूंजीपति हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं, कम से कम मजदूरी देते हैं और यही मजदूर जब विश्वव्यापी दृष्टिकोण से एकत्रित होकर इनके खिलाफ क्रांति करते हैं तब ये पूंजीपति संख्या कम होने की वजह से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इनके आगे टिक नहीं पाते और फिर यही मजदूर इन पूंजीपतियों से पूंजी और अपना जो सत्ता है वो छीन लेने के बाद में ये जो सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक मजदूर दल है ये सब कुछ अपनी सत्ता अर्थात अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब इसकी कुछ आलोचना भी हुई है अलग अलग विचारकों ने। पहली आलोचना ये की जाती है कि सामाजिक जीवन का जो मूल तत्व है वो सहयोग है, संघर्ष नहीं है। कहने का तात्पर्य भी जिस प्रकार से मार्क्स और एंजल्स ने बताया है कि दो वर्ग होते हैं परस्पर संघर्ष करते हैं, ऐसे ये जो बातें बताई हैं ये बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। सामाजिक जीवन में हमेशा संघर्ष नहीं पाया जाता है, सहयोग भी पाया जाता है। इस बात को आप क्यों नहीं बताते कि सहयोग का बिल्कुल उल्लेख नहीं है। आप सहयोग को भी बात करनी चाहिए, केवल संघर्ष की बात करें ये एकांगी है। और फिर कहते हैं कि समाज में केवल दो ही वर्ग, एक अमीर और दूसरा गरीब नहीं, एक मध्यम वर्ग भी होता है। इसकी भी बात यहाँ पर बिल्कुल मौन है। तो दो वर्गों की केवल मानना ये भी पूर्णतः सही नहीं है। सामाजिक आर्थिक वर्ग एक ही नहीं अपितु आप समझ सकते हैं केवल आप सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो व्याख्या करते हैं बल्कि धर्म है, शिक्षा है, व्यवसाय है, वर्ग योग्यता है, सामाजिक स्तर है, इन पर भी आपको विभाजन करके या इस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल मौन है। फिर कहते हैं कि क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से संभव है। लेनिन क्या कहते थे कि मजदूर लोग अब तक इस योग्य नहीं है कि उनमें समाजवादी चेतना उत्पन्न हो सके। समाजवादी मोड़ देने के लिए संगठित बौद्धिक बल की आवश्यकता होती है। तो फिर जब बुद्धिजीवी वर्ग है उससे संभव है तो फिर आप किस प्रकार का अधिनायकवाद की बात करते हैं? ठीक है। फिर वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल, मतलब वर्ग को मानते हुए जो आखिर कहीं भी देखें तो राष्ट्रीयता की जो भावना होती है वो उस पर सबसे ज़्यादा बल होता है, वर्ग के आधार पर नहीं होता। तो इस पर भी उन्होंने खंडन किया है। और दूसरा अगर देखें कि समस्त विश्व का जो इतिहास है, समस्त जो भी हमारा इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। अगर वर्ग संघर्ष के स्थिति एक दूसरे के ऊपर लड़ते झगड़ते मरते तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम कभी के ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ये मानना कि नहीं आज तक का जो भी इतिहास है वो केवल वर्ग संघर्ष का है, ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर
मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष का परिणाम सत्य सिद्ध नहीं होता है। अब मार्क्स ने बताया था कि एक ऐसी अवस्था आएगी इसमें पूंजीवाद स्वयं खत्म हो जाएगा, मजदूरों का अर्थात सर्वहारा का अधिनायक तो स्थापित होगा। आज तक तो कहीं हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका परिणाम जो बताया था ऐसा सत्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन समझना है ये हमें कि आखिर मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत द्वारा क्या अपने विचार सिद्ध करते हैं।